इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। चुनाव की बात हम खातेगांव से शुरू करते हैं। लगभग जिस तरह से देवास की 5 विधानसभाओं में एक ही सवाल चर्चाओं में है कि किसकी लहर है, कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, ये सब बातचीत ही सब जगह चल रही है। और इस विषय पर आधारित ही हम यदि बात करें खातेगांव से, तो इस पे पहुंचने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा और उस दौर की बात करते हैं। कुछ दिन पहले जब टिकट का तय होने का जब सिलसिला चल रहा था, तो पहले टिकट आशीष शर्मा, भाजपा से आशीष शर्मा का टिकट फाइनल हुआ। फिर ये चलता रहा कि कांग्रेस से किसको टिकट मिलना है, कई सारे नाम आते गए, फिर बहुत सारी बातचीतें हुई और अंततः दीपक जोशी के नाम पर मोहर लगी। जब दीपक जोशी का टिकट फाइनल हुआ और 2 दिन बाद जब वे क्षेत्र में निकले, तो विरोध का एक बड़ा सिलसिला सामने आया। वे अपनी एक सुशासन यात्रा को निकालने के लिए जब खातेगांव पहुंचे, तो पार्टी के ही कई कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया, काले झंडे दिखाए, उनकी गाड़ी का एक कांच भी फोड़ दिया। दीपक जोशी ने इस घटना को बहुत सहजता से लिया और उन्होंने कहा था कि हम इसको बहुत स्वीकार करते हैं। ये मेरे लिए किसी बड़े काम पर जब निकलते हैं तो जिस तरह से बहू बेटियां नज़र उतारती हैं, उस तरह से ये नज़र उतारी गई है। अब उस समय जब ये घटना घटित हुई, तब इस तरह की चर्चाएं एकदम से जोर पकड़ रही थी कि दीपक जोशी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा और कैसे प्रचार करेंगे, कैंडिडेट भी बदला जा सकता है, ये सब बातें उठने लगी थीं और ऐसा लग रहा था कि बहुत संकट है दीपक जोशी के लिए खातेगांव विधानसभा से चुनाव लड़ना। लेकिन उस दौर से अभी तक के पूरे घटनाक्रम को देखें तो दीपक जोशी ने अपने अनुभव के आधार पर जिस तरह से फील्डिंग जमाई, जिसमें शीर्ष नेतृत्व का भी सहयोग रहा। कई बड़े नेता जैसे बंडावाला नाराज़ हो गए थे, फिर वो वापस आए, संतुष्ट हो गए। इसके बाद फारूक केलेवाले जो पहले पार्टी से नाराज़ थे, उनने बड़े भारी समर्थकों के साथ में फिर से कांग्रेस ज्वाइन की। आज की डेट में वहाँ पर दीपक जोशी भी मजबूत स्थिति में। हम ये नहीं कह सकते कि वो आगे हैं या पीछे हैं, या आशीष शर्मा आगे हैं या पीछे हैं, ये कहना तो बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन ये कहा जा सकता है कि प्रारंभ में टिकट वितरण के समय जो स्थिति कमज़ोर थी वो आज नहीं है। आज वहाँ पे पैरेलल स्थिति है, दोनों ही प्रत्याशी बराबर की स्थिति में, चाहे वो भाजपा की ओर से प्रत्याशी आशीष शर्मा हो और इधर कांग्रेस से दीपक जोशी हो। दोनों के बीच जिस तरह से जनसंपर्क के खबरें आती हैं, वीडियो आते हैं सोशल मीडिया पर, दोनों ही प्रत्याशियों के जो जनसंपर्क के विजुअल सामने आते हैं, उन सब से देखने के बाद यही कहा जा सकता है कि वहाँ भी कांटे की टक्कर है। ये खातेगांव की बात है। अब आप बागली आ जाइए, तो बागली में भाजपा की ओर से जो प्रत्याशी हैं मुरली भवरा, वो लगातार जनसंपर्क में हैं। हालांकि वो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े रहे, राजनीतिक की जो बहुत ज़्यादा उठापटक या चुनाव लड़ने के लिए जो बहुत लंबे प्रबंधन या जो मैनेजमेंट होते हैं उससे बहुत ज़्यादा वाकिफ़ नहीं है, लेकिन संगठन उनके साथ है। इधर कांग्रेस से जो प्रत्याशी हैं भोसले बागली से, वो भी लगातार जनसंपर्क में बने हुए हैं और वहाँ की स्थिति क्या है, क्या होने वाली, इसके लिए अभी थोड़ा सा और वक्त लगेगा। अभी एकदम से स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि वहाँ कांटे की टक्कर है या कौन आगे कौन पीछे। इसके लिए थोड़े से विश्लेषण को विस्तार में जाने के लिए 1-2 दिन का समय और लगेगा। अभी सिर्फ यदि हम कहें तो खातेगांव की जो स्थिति वो हमने आपके सामने रखी है। ये विश्लेषण आपके लिए, आप भी अपने स्तर से विश्लेषण करते रहिए। हम जहाँ तक समझ रहे हैं आपको आपके
आप तक वो चीज़ें हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आपके विश्लेषण में और आनंद आए, क्योंकि ये सिर्फ अभी विश्लेषण का ही विषय है। वोटिंग होना है, वोटिंग के बाद रिजल्ट आएंगे तभी सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। अभी तो चूँकि चुनावी समर है, महासंग्राम का दौर है, चुनाव भी अपने आप में एक लोकतंत्र का बड़ा महोत्सव है। प्रशासनिक स्तर पर वोटिंग के स्तर को बढ़ाने के लिए लगातार कवायद जारी है। प्रशासन से जो शीर्षस्थ अधिकारी हैं, कलेक्टर हैं, वो भी यही कहते हैं कई बार कि मतदान एक बड़ा दायित्व है, मतदान सभी का अधिकार है और ये बड़ी जिम्मेदारी, और इसके लिए बहुत आवश्यक है कि अपने मत का उपयोग बहुत सार्थकता से, पूरे विश्लेषण के साथ, योग्य उम्मीदवार के साथ करना चाहिए, ना कि किसी के बहकावे में और ना किसी के प्रलोभन में आने पर। ये सारी चीज़ें ये बहुत आवश्यक भी है, हर व्यक्ति का एक बड़ा दायित्व है। अब यदि मान लीजिए विश्लेषण के विषय चल रहे हैं, चूँकि सब जगह चर्चाएं आती हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं कि क्या चल रहा है, तो खातेगांव कन्नौज की आपके बागली खातेगांव की स्थिति तो ये। अब सोनकच्छ में भी चलने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे उसी दौर में चलना पड़ेगा। यदि आप स्थितियों को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, थोड़े से आप पीछे चलिए, उसी दौर पे हम चलते हैं जब टिकट वितरण का समय था। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में होगा कि देवास की 5 विधानसभाओं में भाजपा से डॉक्टर राजेश सोनकर ही एक ऐसे प्रत्याशी हैं जिनका टिकट सबसे पहले फाइनल हुआ था, और फाइनल होने के बाद से 2 दिन बाद ही उन्होंने सोनकच्छ में जो डेरा जमाया, तब से लगातार वो संपर्क में, उनकी रफ्तार कम नहीं हुई, दिनों दिन बढ़ती गई। ये कहा जा सकता है कि वो अभी तक सोनकच्छ के लगभग क्षेत्र में जनसंपर्क कर चुके हैं। मतलब वहाँ की जो जब शुरुआत में ये आ रहा था कि डॉक्टर राजेश सोनकर बाहरी प्रत्याशी हैं, कभी सोनकच्छ की भौगोलिक स्थिति, मतदाताओं से संपर्क, ये तमाम तरह के सवाल आ रहे थे, लेकिन अब वो स्थिति आज की डेट में नहीं है। डॉक्टर राजेश सोनकर भी सोनकच्छ को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे इस बात, क्योंकि सोनकर भी पुराने और अनुभवी नेता हैं। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ये आपके कांग्रेस से सज्जन वर्मा का वो गढ़ है सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र। कई बार जब वहाँ के स्थानीय लोगों से बात होती है और भी जो राजनीति के जानकारों से बात होती, तो ये कहते हैं कि सज्जन वर्मा का वहाँ के मतदाताओं से बरसों पुराना सीधा संपर्क है। अब ये डॉक्टर राजेश सोनकर के सामने एक बड़ी चुनौती है कि वो जो संपर्क है, जो जीवन संपर्क है, उसको जो उनका बना बनाया जो गढ़ है, उसको कैसे भेद पाते हैं। ये हालात वर्तमान में यदि विश्लेषण के आधार पर देखा जाए तो वो निश्चित तौर से सज्जन सिंह वर्मा की मजबूत सीट है, मजबूत उनका गढ़ है, लेकिन राजेश सोनकर पूरी ताकत से लगे हुए हैं, इस बात को भी इनकार नहीं किया जा सकता है। अब चूंकि चुनाव में अनुभव और प्रबंधन बहुत ज़्यादा काम करता है, दोनों ही राजनीतिक दल इस मामले में मजबूत हैं, लेकिन कहीं कहीं कांग्रेस में इस बात की कमी दिखाई देती। जैसे कि हम देवास की बात करें तो देवास में भाजपा की ओर से जो प्रबंधन है, जो चुनाव लड़ने के तमाम जो सलीके हैं, वो जितनी मजबूती से यहाँ इस विधानसभा में भाजपा की ओर से दिखाई देते, कांग्रेस में लहर भले ही है, इस समय प्रदीप चौधरी को लेके एक लहर का माहौल बना हुआ है, लेकिन एक जो प्रबंधन है, एक जो चुनाव को लेके जो बेहतर और स्ट्रॉन्ग जो मजबूत प्रबंधन जो होता है, उसका अभाव अभी भी दिखाई देता है। कांग्रेस में जो शुरू से बातचीत चलती रही कि देवास में कांग्रेस कभी एक नहीं हो पाती है, एक जाजम पर नहीं बैठ पाते हैं, आज भी हालांकि शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी अभी पिछले कुछ दिन से प्रदीप चौधरी के साथ जा रहे हैं जनसंपर्क के दौरान, लेकिन अभी भी कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो साथ में नहीं दिखाई दे रहे हैं, और ये प्रबंधन का ही अभाव है। लेकिन इधर भाजपा में ये स्थिति दिखाई नहीं देती। यहाँ उस मामले में पूरी तरह से
जो बेहतर प्रबंधन होना चाहिए वो यहाँ दिखाई देता है और इसी के आधार पर भविष्य के परिणाम तय होंगे। हालांकि अभी समय है और इसमें अब क्या सुधार की गुंजाइश है, ये तो अभी 1-2 दिन बाद फिर और देखने को मिलेगा, लेकिन अभी ये यहाँ पे स्थिति सामने आती। तो देवास की जो 5 विधानसभा थी उसमें हमने खातेगांव पे बात कर ली, बागली हो गई, सोनकछाट भी लिया, एक विधानसभा जो रह गई जिसमें वहाँ दोनों ही प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क के लिए लगे हुए हैं। वहाँ एक और जहाँ मनोज चौधरी शुरू से ही जनसंपर्क में है, आज भी वो सुबह से निकल रहे हैं, देर रात तक संपर्क में बने हुए हैं। इधर राजवीर सिंह बघेल भी इसी स्थिति में हैं और ये कहा जा सकता है कि वहाँ भी बराबरी की टक्कर है। अब ये पैरेलल जो स्थिति है, 2 दिन बाद क्या माहौल बनता है, फिर और आगे चल के क्या माहौल बनता है, ये अभी थोड़ा सा और हमें थोड़ा इंतज़ार करना होगा। तो चुनाव की बातचीत में फ़िलहाल इतना ही। इन सब समीक्षाओं से और अब आप अपनी समीक्षाएं करते रहिए। अभी तो यही करना है हमें रोज़, इसके बाद देखते हैं भविष्य में क्या किस तरह के परिणाम आने वाले हैं। इन्फॉर्म ह्यूमन इस संकल्प के साथ बदलते दौर की एक पत्रकारिता का जो मंच हम लेके आए हैं उसमें पूरी तरह से कोशिश ये है कि चुनाव की भी समीक्षाएं निष्पक्ष और विकास को केंद्र में रख के होना चाहिए। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।